नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में साथी हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो साथी आप आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और बताइएगा इनमें से 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सके। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न साथी, ये आप सभी से पूछ रखा है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है साथी, किस खिलाड़ी से संबंधित है? अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो वो मेजर ध्यानचंद्र होगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? अगर बात करें साथी हम लोग मुद्रा राक्षस के रचयिता की, तो विशाखा दत्त जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें एयर इंडिया के मुख्यालय की, तो ये साथी नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन साथी को रीजनिंग या फिर मैथ्स में दिक्कत है, वो मॉर्निंग वाली क्लास से ज्वाइन हो सकते हैं साथी। उनमें आपको लाइव क्लासेस में रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी और अच्छे से हो सके। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 4, ये आप सभी से पूछ रखा है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अगर बात करें साथी गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की, तो श्री गुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी में श्री गुप्त का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? अगर बात करें साथी ऐसी कौन सा नगर है जो गुप्त वंश की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र था साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में पाटलिपुत्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6 बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण की, तो साथी कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर बी में कृष्ण प्रथम का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 7, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, गीता गोविंद के रचयिता कौन है? दैट मीन सॉरी साथी, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? अगर बात करें गीत गोविंद के रचयिता के बारे में, तो साथी जयदेव साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में जयदेव साहब का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 8 क्या पूछ रखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी 8 कह रखा है, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? अगर बात करें साथी गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक की, तो इनमें से साथी मूलराज प्रथम है। तो ऑप्शन नंबर ए में मूलराज प्रथम का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 9, ये आप सभी से पूछ रखा है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें चंदेल वंश की स्थापना की, तो साथी चंद्रवर्मन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में चंद्रवर्मन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? अगर बात करें साथी आगरा शहर के संस्थापक के सिकंदर लोदी थे। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 11, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? जो साथी ब्राह्मण होते हैं उनमें जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 12 आप सभी से क्या पूछ रखा है? कह रखा है, प्रश्न भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? अगर बात करें साथी इक्ता व्यवस्था की, तो इक्ता व्यवस्था जो है वो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 13 आप सभी से पूछ रखा है साथी, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अगर बात करें कुतुब मीनार के निर्माण की, तो कुतुब मीनार का निर्माण साथी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 14, ये आप सभी से पूछ रखा है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार साथी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर साथी ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 15, ये आप सभी से पूछ रखा है, जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? दैट मीन जहांगीर ने साथी किसके हत्यारे को पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो वीर सिंह बुंदेला के जो हत्यारा था उसी को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर बी में
इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था। अगर बात करें मुमताज़ महल के वास्तविक नाम की साथी, तो अर्जुमंद बानो बेगम था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ हस्तांतरित की। दैट मीन जो साथी शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी जो आगरा थी उसको किस जगह पर हस्तांतरित की। दैट मीन उसका हस्तांतरित कहाँ पर की। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो दिल्ली शिफ्ट की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 18, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था साथी जो इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। तो ऑप्शंस में आपके जहांगीर दे रखा है, शाहजहां दे रखा है, औरंगजेब दे रखा है और साथी अकबर दे रखा है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो जो साथी शासक था वो शाहजहां था। दैट मीन बादशाह जो था वो शाहजहां था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है शाहजहां, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप सभी से पूछ रखा है, मुगल सम्राट जहांगीर के कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने साथी कैप्टन हॉकिंस को कौन से उपाधि से सम्मानित किया था। तो आप सभी जानते होंगे साथी, जो जहांगीर था वो कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेज खान करके संबोधित करता था। तो ऑप्शन नंबर ए में अंग्रेज खान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 20। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। अगर बात करें यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश की, तो ये साथी जो है वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। दैट मीन अकबर के दरबार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अकबर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 21। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी किस सन में भारत लौटे थे। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी की, तो 1915 में वो भारत वापस आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में 1915 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 22। ये आप सभी से पूछ रखा है, बुनियादी शिक्षा या फिर वर्धा योजना किसने दिया था। अगर बात करें साथी वर्धा योजना की, तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में महात्मा गांधी जी का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यानी प्रश्न नंबर 23। आप सभी से कह रखा है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। अगर बात करें पहले गोलमेज सम्मेलन की जो साथी लंदन में आयोजित हुआ था, तो कब किया गया था। ये 1930 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी में 1930 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो ये जो है साथी 1917 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में 1917 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 25। ये आप सभी से पूछ रखा है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था। अगर बात करें जो साथी पूना पैक्ट था, जो 1932 का पूना पैक्ट था, वो महात्मा गांधी जी के और जो है साथी वी.आर. अम्बेडकर के बीच का एक समझौता था। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 26। ये आप सभी से पूछ रखा है, एक मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें साथी मध्य प्रदेश के पन्ने जिले की, दैट मीन पन्ना जिला की, तो ये कौन से खनिज के लिए साथी सुप्रसिद्ध है। तो ये हीरा के लिए सबसे ज़्यादा साथी सुप्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी में हीरा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 27। ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा का विकास की संभावनाएं सबसे ज़्यादा अधिक है। ऐसा कौन सा भारत का साथी राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा के विकास की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा उच्च स्तर की है। दैट मीन सबसे ज़्यादा अधिक है। तो साथी पहला राज्य तो गुजरात है और दूसरा कौन सा है, तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है साथी वो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है छोटा नागपुर का पठार, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश 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 के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें साथी ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में, मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट मीन किस रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी जानते होंगे साथी ब्रह्मांड के अध्ययन को ही हम लोग कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो कॉस्मोलॉजी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, दैट मीन प्रश्न नंबर 30। ये कह रखा है, तारों का ऐसा समूह जिसकी
उसकी आकृति से पहचाना जाता है वो क्या कहलाता है। साथ ही तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति की वजह से पहचान मिलती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो तारामंडल के नाम से जानते हैं साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में तारामंडल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथी तो ये मनीला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी में मनीला दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, यानी प्रश्न नंबर 32, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पोर्ट है साथी जो पूरे विश्व का कॉफी पोर्ट के नाम से विख्यात है, तो साथी सेंटोस है, तो ऑप्शन नंबर बी में सेंटोस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न पॉलिटी से है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको साथी मार्क कर सकते हो। अगर बात करें संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ऐसा कौन सा भाग है साथी जिस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है संविधान के। तो बात करें इसका करेक्ट आंसर की, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का साथी उल्लेख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में भाग 3 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। साथ ही कितने अनुच्छेदों के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो आप सभी जानते होंगे साथी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 35, ये आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में प्रारंभ होने पर कितने मौलिक अधिकार थे। दैट मीन भारतीय संविधान जब प्रारंभ में साथी उनमें मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी थी। तो साथी अगर प्रारंभ की बात करें तो उनमें प्रारंभ में कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार थे, तो ऑप्शन नंबर डी में 7 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मौजूदा बात करेगा तो मौजूदा साथी 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था 54 से संविधान संशोधन से, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी वही है साथी, कह रखा है कि संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया था मौलिक अधिकारों की सूची से, तो साथी 44 संविधान संशोधन से ऐसा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 37, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी। जो साथी स्वतंत्र भारत की पहली संसद दैट मीन पहली निर्वाचित संसद थी कब अस्तित्व में आई थी। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो 1952 में आई थी, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1952, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। जो साथी 2 क्रमिक सत्रों के बीच संसद के अधिकतम जो है कितने समय का अंतराल होता है। तो ऑप्शंस में 1 वर्ष दे रखा है, 8 माह दे रखा है, 3 माह दे रखा है और 6 माह दे रखा है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम समय 6 महीने का होता है, दैट मीन 6 माह का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। जो साथी पहला लोकपाल विधेयक था वो भारत की संसद में कब पेश किया गया था। तो आप सभी जानते होंगे साथी, सबसे पहले 1968 में पेश किया गया था, 1968 में पेश किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1968, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 40 क्या पूछ रखा है, कह रखा है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए समक्ष प्राधिकारी कौन है। दैट मीन साथी जो भारतीय नागरिकता है उसको प्राप्त करने के लिए जो शर्त है उसको निर्धारित करने के लिए कौन इसमें सक्षम प्राधिकारी है। तो साथी सबसे जो सक्षम प्राधिकारी है वो संसद है, तो ऑप्शन नंबर डी में संसद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 41 आप सभी से पूछ रखा है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। अगर बात करें राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन साथी किस वर्ष हुआ था, तो इसका सबसे पहले गठन जो है साथी 1952 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। अगर बात करें साथी भारतीय संसद के उच्च सदन की तो राज्यसभा है, तो ऑप्शन नंबर बी में राज्यसभा दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है साथी जिसके अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 80 के तहत, तो ऑप्शन नंबर साथी बी में अनुच्छेद 80 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितना निर्धारित करता है। तो कुल मिलाकर साथी अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है साथी वो 250 निर्धारित की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है। अगर बात करें अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की साथी, तो ये जो है उच्च न्यायालय में की जाती है, तो ऑप्शन नंबर
बी में उच्च न्यायालय दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। अगर बात करें साथी उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति साहब होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की जो अधिकतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो साथी 62 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में 62 वर्ष दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर 47। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, उच्च न्यायालय के बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति पर अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है। अगर बात करें साथी उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कुल मिलाकर कितने साल के लिए कर सकता है, तो 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर साथी बी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। अगर बात करें साथी भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल मिलाकर कितने प्रकार की आपातकाल की बात की गई है, तो कुल मिलाकर साथी 3। तो ऑप्शन नंबर बी में 3 प्रकार का दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी 49 आप सभी से पूछ रखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध हैं। तो साथी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 352 में, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा साथी आखिरी प्रश्न होगा, कह रखा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो आप सभी को पता होगा साथी अनुच्छेद 352 के जरिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।